नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। असम में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर पलटवार किया है और पूछा कि भारतीय मछुआरों की हत्या करने वाले इटली के नाविकों को किसने आखिर भगाया था। सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग थे जिन्होंने इटली के हत्यारों को इटली वापस भेजने का प्रबंध किया था? वो कौन थे? दरअसल कल दिल्ली की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा था और कहा था कि वो देशभक्ति का नगाड़ा बजाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसी के जवाब में मोदी ने इटली के नौसैनिकों का मुद्दा उठा दिया। असम की रैली में मोदी ने कांग्रेस की सीटों को लेकर भविष्यवाणी भी कर डाली। मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। 1 मिल जाए, कहीं 2 मिल जाए, कहीं 3 मिल जाए, 2 आंकड़े पार करने वाला हिंदुस्तान में एक राज्य नहीं मिलेगा कांग्रेस को। मोदी ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने के लिए भी कांग्रेस मुहूर्त की तलाश कर रही है और चुनाव घोषणा पत्र में इसका जिक्र कर रही है। फिर से इस बार उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम आएंगे तो महंगाई दूर करेंगे। तो क्या मुहूर्त निकालना पड़ता है क्या महंगाई दूर करने के लिए? असम की रैली में मोदी ने कहा कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर हमले होते हैं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी साधे रहते हैं। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां सलामत नहीं है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे को मार दिया गया। आपके बच्चों पर जुल्म हो याद नहीं आता, आपके बच्चों को मार दिया जाए उनको याद नहीं आता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज हरियाणा के नूंह में एक जनसभा को संबोधित किया। सोनिया ने बीजेपी और मोदी पर विकास के गुब्बारे छोड़ने का आरोप लगाते हुए जमकर चुटकी ली। आजकल भाजपा के लोग एक बार फिर नकाब बदलकर घरियाली आंसू बहा रहे हैं, गुब्बारे खूब उड़ाते हैं, लोगों को सुनहरे सपने दिखाते हैं। आप अपने असली चेहरे और कारनामों को छिपाने की हर कोशिश कर रहे हैं। सोनिया ने बिना नाम लिए मोदी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी ही दिखाई दे रही है, जिसे हासिल करने के लिए वो गलत बयानी कर देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है, इसीलिए गलत बयानी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अशोक चव्हाण को टिकट देने पर कांग्रेस को बेशर्म कहा तो दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी कांग्रेस को बेशर्म कह रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में दोषी मंत्री हैं, पर उन्हें शर्म नहीं आती। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है और लिखा है कि अशोक चव्हाण पर कोर्ट में कोई केस नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा पर कोर्ट में भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। लेकिन मोदी येदियुरप्पा की बात नहीं करते, आखिर बेशर्म है कौन? दरअसल नांदेड़ की सभा में कल नरेंद्र मोदी ने आदर्श घोटाले का जिक्र करते हुए अशोक चव्हाण को टिकट देने पर कांग्रेस को बेशर्म कहा था। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आदर्श उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने सत्ता में आने पर चव्हाण पर कार्रवाई करने की भी बात कही। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का दिमाग खराब हो गया है। महाराष्ट्र के जालना में पवार ने एक चुनावी रैली में कहा कि हमारी सरकार बनी तो मोदी को अस्पताल में भर्ती करवाएंगे। आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल ते बघू, आम्ही त्याच्यावर लक्ष देऊ, आम्ही काळजी घेऊ त्याची. काही चिंता करण्याचं कारण नाही. त्यांच्या सहकार्यानं मी प्रेमाने सांगतो की आम्ही याची काळजी घेऊ. ते सांगायचं तात्पर्य असं की यांच्या हातामध्ये देश जीवन चालणार नाही. देश हा शेवटी देशाच्या हिताची दखल करणाऱ्या लोकांच्या हितामध्ये द्यायचं. मोदी पर शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हार की आशंका और बढ़ती उम्र के चलते पवार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। शरद पवार जैसे अनुभवी और कद्दावर नेता, उनका बार बार तो संयम ढल रहा है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने जो डिफीट दिख रहा है, उसके कारण उनकी मनस्थिति बिगड़ने के कारण उस प्रकार के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। दरअसल शरद पवार मोदी के उस बयान से भड़के हुए थे जो उन्होंने अमरावती की रैली में दिया था। मोदी ने कल अमरावती में कहा था कि पवार को क्रिकेट पर बोलने की फुर्सत है, लेकिन महाराष्ट्र में मरते किसानों की उन्हें चिंता नहीं।
संबंध में तो आए दिन बयान देने के लिए उनको फुर्सत है, लेकिन मरते हुए किसान के लिए चिंता करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। यूपी के बिजनौर में मुरादाबाद से बीएसपी प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी ने नरेंद्र मोदी को हैवान बता दिया। जालिम दरिंदा, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जालिम हैवान नरेंद्र मोदी, मैं आज भी कह रहा हूं। बीएसपी नेता मुनकाद अली भी पीछे नहीं रहे। मुजफ्फरनगर में उन्होंने कहा कि मोदी और मुलायम सिंह यादव मुसलमानों का कत्लेआम करवाने के लिए 56 और 58 इंच का सीना दिखाते फिरते हैं। मोदी का 56 इंच का सीना है तो मेरा 58 इंच का सीना है। मुसलमानों के लिए 56 और 58 इंच के सीने हैं। अगर मोदी ने गुजरात के अंदर कत्लेआम कराया है तो मुलायम सिंह कहते हैं मैंने तो पूरे देश में पूरे पेट्रोल में आग लगा दी, मुझसे बड़ा मेरा कैसे सीना हो जाएगा, मैंने तो बहुत सारे मुसलमान मरवा दिए। बीएसपी नेता नसीबुद्दीन सिद्दीकी ने भी विवादित बयान दिया। बहराइच में उन्होंने कहा कि मोदी का वापस जाना तो दूर, उनका तो रास्ते में ही काम तमाम हो जाएगा। जिस दिन आपने सही फैसला कर लिया, न भाजपा दिखाई देगी, न सपा दिखाई देगी, न कांग्रेस, मोदी जहां है वापस भी नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही काम तमाम हो जाएगा। उधर यूपी के फैजाबाद में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। आजम ने साबर अली के बहाने बीजेपी पर वार किया। वो ईमान फरोश आया तो जाने क्या सोच कर, लेकिन ये भूल गया था कि उसे कुत्ते के बच्चे की तरह गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर राजस्थान के टोंक में बीजेपी विधायक हीरालाल रैगर ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया। के पास गाड़ी नहीं है, अरे तो भाई क्या पैदल चलते हो क्या? और इनको मोदी जी का प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे, ये इटली के लिए रवाना हो जाएंगे। अल्लाह की कसम देकर वोट मांगने का एक वीडियो सामने आया है। फेसबुक पर डाला गया ये वीडियो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और जम्मू कश्मीर की समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू का है। शकीना एक शख्स को खुदा और कुरान की कसम दिलाकर चुनाव में समर्थन का दबाव बना रही है। पीडीपी ने जब इसके चुनाव आयोग में शिकायत की तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद सकीना के बचाव में आ गए। उमर ने ट्वीट के जरिए सकीना को क्लीन चिट दे दी कि सकीना ने किसी को धमकी नहीं दी और यह आचार संहिता लागू होने से पहले का वीडियो है। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ और उम्मीदवारों का आज बीजेपी ऐलान कर सकती है। इस बाबत आज रात 8 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई गई है। बैठक में रायबरेली, अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ही चुनौती देंगी। बीजेपी ने स्मृति का नाम करीब करीब फाइनल कर दिया है, बस उनके नाम का औपचारिक ऐलान बाकी है। इधर सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए उमा भारती के नाम पर आरएसएस ने हामी भर दी है। सूत्रों से खबर है कि उमा झांसी के साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़ सकती हैं और इसके लिए आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि पार्टी ने उनसे सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन स्वामी ने कहा कि आखिरी समय पर कहा गया था और तैयारी के लिए वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 अप्रैल को रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। रायबरेली से ही सोनिया लगातार सांसद चुनकर आती रही हैं और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इस बार भी उम्मीदवार नहीं दिया है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मोदी को चुनौती देने की इच्छा जताई है और इस बाबत पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश में धुआंधार रैलियां करेंगे। वो रीवा, व्यौहारी, सतना और जबलपुर में एक के बाद एक 4-4 रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी से बगावत कर बाड़मेर से चुनाव लड़ने वाले जसवंत सिंह के खिलाफ नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। 12 अप्रैल को राजस्थान के बाड़मेर में मोदी की जनसभा है, जहां वो पार्टी उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए प्रचार करेंगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एनसीपी को एनडीए में किसी भी सूरत में शामिल नहीं होने देंगे। पार्टी मुखपत्र सामना को इंटरव्यू में ठाकरे ने कहा कि एनडीए सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ी तो भी शरद पवार का सपोर्ट नहीं लेंगे।
लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार कर चुकी है। 2 अप्रैल को पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव लखनऊ में अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी यूपी की 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूपी के फर्रुखाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकुल त्रिपाठी ने पार्टी का टिकट लौटा दिया है। पत्रकार मुकुल त्रिपाठी ने पार्टी नेताओं पर सहयोग नहीं करने और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। इस सीट पर मुकुल के खिलाफ कांग्रेस के सलमान खुर्शीद चुनावी मैदान में है। यूपी के जालौन से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अभिलाषा जाटव ने मैदान छोड़ दिया है। अभिलाषा जाटव ने पार्टी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो सोमनाथ भारती पर कार्रवाई करे। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमनाथ भारती मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा। खिड़की एक्सटेंशन केस में अब तक हुई कार्रवाई को लेकर 8 हफ्ते में पुलिस से मानवाधिकार आयोग ने जवाब भी मांगा है। दरअसल सोमनाथ भारती जब दिल्ली में कानून मंत्री थे तब 15-16 जनवरी की रात उन्होंने खिड़की एक्सटेंशन इलाके में छापेमारी की थी। उनका दावा था कि यहां ड्रग्स और सेक्स रैकेट चल रहा है। इस दौरान उन पर अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगे। वहीं सवालों के घेरे में आए सोमनाथ भारती ने पूरे मामले को सियासी साजिश कहा। सोमनाथ ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनका गुनाह क्या है। आदमी पार्टी के खिलाफ जो ये फैला रखा है इन्होंने, जिस तरह का इन्होंने मोर्चा खोल रखा है, ये तो कोई मौका चूकना नहीं चाहते। आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि चार्ज क्या है मेरे खिलाफ। आज तक मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगाए हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। टिहरी से पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को फिर से मैदान में उतारा गया है। टिहरी में बहुगुणा का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार और मौजूदा सांसद माला राजलक्ष्मी से होगा। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ कांग्रेस ने हरीश रावत की पत्नी रेणुका यादव को मैदान में उतारा है। जबकि पौड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के खिलाफ कांग्रेस के गंभीर नेगी चुनाव लड़ेंगे। नैनीताल सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद केसी सिंह पर भरोसा जताया है। केसी बाबा का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार भगत सिंह कोश्यारी से होगा। वहीं अल्मोड़ा सीट पर भी कांग्रेस ने मौजूदा सांसद प्रदीप टमटा को मैदान में उतारा है। यूपी के गोंडा में कांग्रेस उम्मीदवार बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने बेनी को रोड शो में 4 गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन उनके काफिले में 16 से 17 गाड़ियां पहुंच गईं। गुजरात बीजेपी के पोस्टर में देर से ही सही गांधीनगर से सांसद और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जगह मिल गई है। गुजराती भाषा में बने पोस्टर में नारा दिया गया है कि विकास भी, ईमान भी, गरीबों का सम्मान भी। एमपी के कटनी से कांग्रेस विधायक संजय पाठक ने भोपाल में बीजेपी का दामन थाम लिया। दल बदलते ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जल्द ही खत्म हो जाएगी क्योंकि वो अभी वेंटिलेटर पर है। वाराणसी में मोदी समर्थकों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। नवरात्रि की शुरुआत पर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के पास जाकर मोदी के लिए वोट मांगे। साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सहरावत अपनी फौजी टी शर्ट में लोगों से वोट मांग रहे हैं। वो भरोसा दिला रहे हैं कि जैसे उन्होंने सरहद पर देश की सेवा की, वैसे ही सांसद बनकर उनकी सेवा करेंगे। गुजरात के जामनगर में टोल टैक्स के मुद्दे को लेकर 40 गांव के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें टोल टैक्स में निजात नहीं मिली तो वो घर घर जाकर वोट नहीं देने की अपील करेंगे। यूपी के कन्नौज में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक कार से 11 लाख रुपए कैश बरामद किया। पैसा लेकर जा रहे शख्स ने खुद को आलू व्यापारी बताया और कहा कि वो किसानों से वसूली करके घर जा रहा था। आचार संहिता लागू होने के चलते 50,000 से ज्यादा कैश लेकर चलने पर नकदी से संबंधित दस्तावेज दिखाने होते हैं, लेकिन आलू व्यापारी दस्तावेज नहीं दिखा पाया, लिहाजा पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया। आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भुल्लर की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। कोर्ट ने सरकार की तरफ से सजा में देरी मानसिक बीमारी को आधार मानकर ये सजा उम्र कैद में तब्दील की है। भुल्लर को दिल्ली में 1993 में हुए बम धमाकों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हुए उस बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी, 25 लोग जख्मी हुए थे। राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज होने के बाद सजा में देरी का हवाला देकर भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा में देरी की वजह से सजा को उम्र कैद में बदला था। आतंकियों ने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पर भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा में देरी की वजह से सजा को उम्र कैद में बदला था।
आतंकियों ने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पर हवाई हमले की साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार 2 महीने पहले एक विदेशी ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि कैमकॉप्टर के जरिए ज्ञानवापी परिसर का वीडियो फुटेज तैयार करवाया था। खुलासा देश के एक एयरपोर्ट पर कुछ विदेशियों से वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज पकड़े जाने के बाद हुआ। विदेशियों के पास से काशी विश्वनाथ मंदिर के एरियल व्यू की फुटेज मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और उन्होंने हवाई हमले के अंदेशे का अलर्ट जारी करते हुए मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद ज्ञानवापी परिसर को नो फ्लाई जोन घोषित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। असम में 2 अलग अलग जगहों से पुलिस ने भारी मात्रा में आरडीएक्स, डेटोनेटर और हथियार बरामद किए हैं। दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप के 2 दोषियों मुकेश और पवन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सोमवार तक रोक लगा दी है। दिल्ली में लगे राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स ने 22,467 के स्तर को छूकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। दिल्ली के अमन विहार में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बनाया, वहीं दूसरे चाचा ने आरोपी का बचाव किया। खुद को अंधा और लंगड़ा बताने वाला चाचा अपनी नाबालिग भतीजी को 1 साल से ज्यादा वक्त तक रेप का शिकार बनाता रहा, जबकि दूसरे चाचा ने लड़की को धमकाया कि अगर उसने शिकायत की हत्या कर दी जाएगी। यूपी के श्रावस्ती में 2 साल पहले हुए मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। राजस्थान के जैसलमेर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दिल्ली आईआईटी के 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे के शिकार छात्र खुद की गाड़ी लेकर दिल्ली से जैसलमेर घूमने हुए गए थे। जैसलमेर में इनकी तेज रफ्तार गाड़ी अचानक बेकाबू होकर पलट गई। दिल्ली में देर रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू डिवाइडर से जा टकराई। हादसा दिल्ली के मदर टेरेसा रोड पर हुआ। लोगों के मुताबिक कार में सवार तीनों युवकों ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से कार चला रहा युवक अचानक नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग जख्मी हुए। हादसा रात में बीच सड़क पर हुआ। नर्मदा से स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और जीप की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हुए। गुजरात के मेहसाणा में गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इटावा के नेशनल हाईवे नंबर 2 पर तड़के एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक नई बाइकों से लदा हुआ था। आग की चपेट में आने से सारी बाइकें जलकर खाक हो गई। बिहार के बेगूसराय में एक हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। पंजाब के जालंधर में एक थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया के गुट ने वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। रेत माफिया की फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल जख्मी हो गया। कानपुर से इलाहाबाद के लिए गंगा के रास्ते निकली नन्ही जलपरी श्रद्धा शुक्ला ने 250 किलोमीटर से ज्यादा तैरकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। चैत्र नवरात्र के साथ से ही हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत हो गई है। उज्जैन में नवरात्र के पहले दिन शिप्रा नदी के तट पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शंखनाद कर सूरज को अर्घ्य दिया। नवरात्र के पहले दिन देश भर में मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। जम्मू कश्मीर में हजारों श्रद्धालु जयकारे के साथ वैष्णो माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। देश भर में नवरात्र की रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या और भोपाल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। चैत्र महीने की शुरुआत के मौके पर मुंबई में गुड़ी पड़वा की धूम देखने को मिल रही है। यहां रंग बिरंगी पारंपरिक परिधानों में सजे लोगों के विशाल जुलूस निकाले गए। शिरडी में गुड़ी पड़वा के मौके पर लोगों ने साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत का चौका लगाया। चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 73 रनों से करारी मात दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के हीरो रहे स्पिनर आर अश्विन ने 4 विकेट झटककर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। न सिर्फ अश्विन बल्कि भारत के दूसरे गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को 86 रन पर ही रोक दिया।
भले आर अश्विन मैन ऑफ द मैच रहे हो, लेकिन मैच के किंग रहे युवराज सिंह लंबे समय से खामोश चल रहा। युवराज का बल्ला खूब बोला और उन्होंने 60 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 24 रन की जरूरी पारी खेली। सिर्फ 20 गेंदों में धोनी ने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। इनफॉर्म बल्लेबाज विराट कोहली भी 22 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गया। शिखर धवन की जगह टीम में शामिल किए गए अजिंक्य रहाणे ने 19 रन की पारी खेली। रहाणे का विकेट वॉलेंटियर ने लिया। शानदार फॉर्म में चल रहे सुरेश रैना 6 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर आउट हो गए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका 6 रन के स्कोर पर लगा, जब रोहित 5 रन बनाकर ब्रैड हॉस का शिकार बने। इराक के 2 शहरों में हुए धमाकों और आत्मघाती हमलों में 21 लोगों की जान चली गई। मोसूल में एक पुलिस चेक पोस्ट पर यह हमला हुआ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर डेथ रोल का मामला होने पर आरोप तय हो गए हैं। कोर्ट में मुशर्रफ को नवंबर 2007 में इमरजेंसी लगाने का आरोपी भी पाया गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की। अमेरिका के वॉशिंगटन में भूस्खलन के बाद मलबे से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। 25 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। वहीं कई लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। दिवंगत अभिनेत्री सुचित्रा सेन को कोलकाता में फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट के उद्घाटन सत्र में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और हीरोइन कैटरीना कैफ को पाकिस्तान से बुलावा आया है। लाहौर में होने वाले सांस्कृतिक सम्मेलन के लिए इन दोनों के अलावा गुलजार, जावेद अख्तर, शबाना आजमी को भी न्योता भेजा गया है। अमिताभ बच्चन ने रजनीकांत की आने वाली फिल्म कोचादियान का हिंदी ट्रेलर मुंबई में लॉन्च किया। रजनीकांत की फिल्म कोचादियान और अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स अब आपस में नहीं टकराएंगी। रजनीकांत ने 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली अपनी फिल्म की तारीख टाल दी है। अब ये 1 मई को रिलीज होगी। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। 7 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ने करीब 3 हफ्ते में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी है। और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक के आखिरी दिन जलवा बिखेरा। कंगना फैशन डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा के शो में बतौर शो स्टॉपर बनकर आई और कैटवॉक किया।